प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने विज्ञान, भौतिकी और वैज्ञानिक विधि इन तीनों की परिभाषा पढ़ ली थी। इसके अलावा भौतिकी विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में हमने जाना, और इसके अलावा भौतिकी विज्ञान के कार्य क्षेत्र और उसकी उत्तेजना, स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स के बारे में जाना। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में क्या संबंध है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भौतिकी विज्ञान का अर्थात फिजिक्स का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, प्रकृति में मूल बल कौन कौन से होते हैं, एकीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है, और मूल बलों का एकीकरण जो है वो किस प्रकार किया गया। साथ में हम संसार के विभिन्न देशों के कई कुछ भौतिकविद जो हैं, फिजिसिस्ट जो हैं, उनका भौतिकी के विकास में क्या योगदान रहा, उस योगदान को भी हम पढ़ेंगे। अब आइए शुरू करते हैं टॉपिक भौतिकी विज्ञान का अन्य विज्ञान से संबंध। अब क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो इनमें कोई भी मैथमेटिकली ड्राइव करने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैं समय बचाने के लिए इसको फटाफट नोट्स में से डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि भौतिकी विज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या संबंध है। अब फिजिक्स के अंदर कई सारी खोज हुई, जैसे परमाणु की संरचना खोज कहाँ हुई, फिजिक्स में। रेडियो एक्टिविटी खोज कहाँ हुई, फिजिक्स में। इसी तरह से एक्स किरणें, जिसको एक्स रेज बोलते हैं, एक्स रेज का विवर्तन आदि, ये सारी किसकी खोज है, भौतिकी विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज है। लेकिन इन्हीं खोजों के आधार पर हमने रसायन विज्ञान में जो तत्व हैं हमारे पास, उनको आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, और इससे पूरी रसायन विज्ञान की स्टडीज है वो काफ़ी आसान होगी। इसके अलावा रासायनिक आबंध जो होते हैं और वो काफ़ी जटिल रासायनिक संरचनाएं जो है, उनको भी हम इन्हीं खोजों के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भौतिकी विज्ञान की ये जो खोजें हैं, इन्हीं के आधार पे हम आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित कर सके, और कई सारे रासायनिक आबंध जो हैं उनको समझ सके, और जो कई सारे जटिल रासायनिक संरचनाएं हैं उनको समझना जो है वो भौतिकी विज्ञान में जो खोज हुई उन्हीं के आधार पर संभव हो सका है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में एक गहरा संबंध है। इसके बाद आता है कि भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान के अंदर संबंध। तो देखिए, भौतिकी जीव विज्ञान में स्टडी के लिए जो सूक्ष्मदर्शी जो होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल उपकरण माना जाता है। जैसे जो जैविक नमूने जो होते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल जो होते हैं, उनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से हम अध्ययन करते हैं। अब प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी कहाँ डेवलप हुई, भौतिकी में डेवलप हुई, भौतिकी में विकसित हुई। स्टडी किसकी कर रहे हैं, जीव विज्ञान की कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक और पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है, जो जैविक कोशिकाएं हैं, बायोलॉजिकल सेल्स जो है, उनका अध्ययन संभव हुआ। इसके अलावा जो एक्स किरणें, जो भौतिकी विज्ञान की देन है, उसका भी जीव विज्ञान में भरपूर प्रयोग होता है। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप्स है, रेडियो समस्थानिक है, उनका ये फिजिक्स में डेवलप हुए, फिजिक्स में इसकी खोज हुई रेडियो आइसोटोप्स की। लेकिन यूज़ कहाँ होता है, कैंसर के इलाज के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो आपने तीन ये मेन पॉइंट्स इसमें बता देने हैं कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जो भौतिकी में विकसित हुई, वो बायोलॉजिकल सैंपल की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैव कोशिकाओं के अध्ययन के लिए जो है, जैव कोशिकाओं का अध्ययन इसी से संभव हुआ। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप्स जो है, रेडियो समस्थानिक
का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अब इसके अलावा देखिए कि तीसरे नंबर पे आता है कि भौतिकी विज्ञान का खगोल शास्त्र से क्या संबंध है। खगोल शास्त्र में जैसे आपको पता ही है कि हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर एक खगोलीय दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी जो आकाशीय पिंडों को देखने के काम आती हैं। इसका विकास कहाँ हुआ? भौतिकी विज्ञान में हुआ। तो खगोलीय दूरदर्शी जिसका विकास भौतिकी विज्ञान में हुआ, ये दूसरे ग्रहों को, दूसरे आकाशीय पिंडों के अवलोकन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है रेडियो दूरदर्शी, रेडियो टेलीस्कोप। इसकी हेल्प से तो हम ब्रह्मांड में बहुत दूरी तक, बहुत अधिक दूरी तक के पिंडों का भी अवलोकन कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान और खगोल शास्त्र का गहरा संबंध है। अब भौतिकी विज्ञान और गणित का क्या संबंध है? अब वास्तव में गणित को भौतिकी विज्ञान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गणित के जो सूत्र है और कई सारे कंसेप्ट जो है वो आधुनिक भौतिकी में के सिद्धांतों के विकास के लिए इनका बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। ठीक, यानी जो गणित के सूत्र और जो कंसेप्ट है वे मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांतों के विकास के लिए एक टूल की तरह से यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है हम अन्य भी अगर किसी विज्ञान के साथ, विज्ञान की शाखा के साथ भौतिकी विज्ञान का अगर संबंध पूछा जाए तो वो भी हम इसी तरह से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि संसार के विभिन्न देशों के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भौतिकी के विकास में क्या क्या योगदान दिया या उनके आविष्कार क्या क्या थे। जैसे आर्किमिडीज है, इन्होंने उत्प्लावकता का नियम और उत्तोलक का नियम दिया था, ये यूनान के रहने वाले थे। इसी तरह से गैलीली ने जड़त्व का नियम दिया था और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कि ये नियम तो हमें पता ही नहीं क्या है और ये नाम भी बड़े अजीब से लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और ये जैसे जैसे हम ये नियम आगे जैसे प्लस बहुत सारे तो हम 11वीं क्लास में पढ़ लेंगे और कुछ थोड़े बहुत बच्चे हैं 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक बार इनको थोड़ा सा नज़रों में से निकाल लिया जाए तो हमारा ऐसे लगेगा जैसे हम आगे स्टडी करेंगे ना, तो जो कंसेप्ट है वो जाने पहचाने से लगेंगे और हमें उनको समझना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अब इसी तरह से जगदीश चंद्र बोस है, वो इंडिया के थे। इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों का खोज किया था। अब इन टॉपिक्स की डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो इस चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो अभी आपने जो है ये जो मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी बुक से ली है, तो इनको एक बार नज़रों में से ज़रूर निकाल लेना और जो इंडिया वाले साइंटिस्ट हैं उनके ज़रूर याद कर लें और जो आपको यहाँ से लगता है कि आविष्कार इम्पोर्टेंट है उनके साइंटिस्टों के नेम और उनके देशों के नाम याद कर लें। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की माप किसने की? आर्य मिल्कन ने की थी, अमेरिका का साइंटिस्ट था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से जो है आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लिस्ट है यहाँ पर, इस लिस्ट को देख के आपने घबराना नहीं है। अगर डेली 3-4 याद करोगे तो भी ये पूरे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया एस चंद्रशेखर, ये भी इंडियन साइंटिस्ट हैं। इनको नोबेल अवार्ड भी इसके लिए मिला था। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा और तारों की संरचना तथा विकास के बारे में अध्ययन किया था। ओके, बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओके, होमी जहांगीर भाभा इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉस्मिक विकिरण तथा सोपानी प्रक्रम की खोज की थी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में 4 मूल बल हैं। कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल,
प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, अब हम एक एक करके इन चारों बलों की डिटेल से स्टडी करेंगे। कौन कौन से बताए मैंने? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, फिर विद्युत चुंबकीय बल, फिर प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इन चारों बलों का हम एक एक करके भी स्टडी करेंगे। अब आइए सबसे पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझाता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब देखिए कि यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं कहीं भी रखी हुई हो, ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। वास्तव में ये बल क्या है कि वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि दो पिंडों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमानों के कारण जो आकर्षण बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए पूरी अर्थ है, मैंने ऊपर ऊपर का पार्ट इसका बनाया है। अगर इसके ऊपर अगर कोई वस्तु रखी होती है या हम सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा कहाँ आती है? अर्थ की सरफेस की तरफ आएगी, सतह की तरफ आएगी। तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु एक गुरुत्व बल का अनुभव करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक वस्तु तो ये होगी, दूसरी ये पृथ्वी एक वस्तु की तरह से बिहेव करती है। तो ये दोनों वस्तुएं क्या करेगी? एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसी वजह से, इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की सतह पर हर एक वस्तु जो है वो गुरुत्व बल का अनुभव करती है। अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, अर्थ है मान लीजिए और ये मून है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है चंद्रमा को, अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या है? आकर्षण बल है। और ये आकर्षण बल जो है इसको घुमाने में प्रयोग हो जाता है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो, कहीं भी रखी हो, उनके बीच में आकर्षण बल ये होता ही होता है। तो इसके लिए जो है न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम ये क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये दो वस्तु है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है F फॉर फोर्स, फोर्स में जो बल होता है, तो दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल कहता है कि इनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है और जो बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हम बराबर में बदल सकते हैं, m1 m2 बाई r स्क्वेयर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं g, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक हम इसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है। पहली बात तो सिंपल है, आप पढ़ ही लोगे। दूसरा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, दो राशियां हैं a और b। अब देखिए कि ये वाला जो निशान है सेम रहेगा अनुक्रमानुपाती में भी और व्युत्क्रमानुपाती में भी, लेकिन फर्क कहाँ रहता है? अब देखिए यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि b a के अनुक्रमानुपाती है, और अगर यही निशान करके आगे वाला 1/में कर देता हूँ
तो हम ये कहेंगे कि सी ए के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब देखिए, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों का अर्थ समझाता हूँ यहाँ पर, कि अगर बी बढ़ता है तो ए बढ़ेगा, बी घटता है तो ए घटेगा, इसका मतलब है अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर सी बढ़ेगा तो ए घटेगा, सी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो भाई इसको दोबारा समझते हैं। तो एफ M1 और M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जितनी भारी चीजें होंगी, सॉरी, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही आकर्षण बल अधिक होगा। और दूसरी बात हमने कही कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कि जितनी ज्यादा दूरी होगी, मान लिया 2 गुना दूरी होगी तो 2 का वर्ग 4, बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी 3 गुना बढ़ा दे, 3 का वर्ग 9, दूरी बढ़ाई 3 गुना, बल 3 का वर्ग 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो एक्सप्रेशन मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दी है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के गुण जो है, इनके गुणों में देखिए सदैव आकर्षण बल होते हैं, प्रतिकर्षण नहीं करते, रिपेल नहीं करते। ये हमेशा दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित ही करेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होते हैं। अब देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 4 बल बताए, चारों बलों में सबसे दुर्बल बल जो है कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। अब ये सबसे दुर्बल होते हैं, लेकिन यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के लिए, जो ब्रह्मांड की संरचना है, उसके लिए सबसे जरूरी बल भी गुरुत्वाकर्षण बल है। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो सारे पिंड दूर दूर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, और ब्रह्मांड की जो संरचना है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के बिना जो है ब्रह्मांड की संरचना की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये तीसरा पॉइंट है, ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते, इनवर्स केरला दूरी संबंधी व्युत्क्रम नियम। दूरी संबंधी व्युत्क्रम नियम में क्या होता है कि जब कोई एक राशि किसी दूसरी यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो वो नियम जो है वो क्या कहलाता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक, कि जब एक राशि किसी दूसरी राशि के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो किसी नियम में, तो वहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम हम कहते हैं। और यह चीज गुरुत्वाकर्षण बल में है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस नियम के अनुसार काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये बहुत लंबी दूरी तक भी कार्य करते हैं, मैंने बताया था। अब अगला कि ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कैसे हैं इसका अर्थ समझो आप, कि जैसे ये दो वस्तुएं हैं M1 M2, इनका मास है। अब जो दूरी लोगे वो यहाँ से यहाँ तक लोगे कि यहाँ से यहाँ तक लोगे? वास्तव में आपने केंद्र के बीच की दूरी लेनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच में ये फोर्सेस लगते हैं या ये बल लगते हैं। और अगला है कि ये संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल का मतलब होता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल कोई कार्य करता है या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, मान लीजिए कि मैं एक वस्तु यहाँ पॉइंट ए से उठा करके पॉइंट बी तक लेके जाता हूँ, ठीक, तो जैसे मैं इसको सीधा उठा के ले गया ऊपर की तरफ, तो बल लगा नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और मैं जा रहा हूँ कहाँ? ऊपर की तरफ। मेरा विस्थापन ऊपर की तरफ है, बल नीचे की तरफ है, तो मैं इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहा हूँ। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो मान लिया कि मुझे W काम करना पड़ा जब इस रास्ते से गया,
अगर मान लीजिए मैं इस रास्ते की बजाय पहले इधर जाऊं, फिर ऐसे सीढ़ियां चढ़ के जाऊं और यहाँ पर पहुंच जाऊं, तो भी मुझे अब देखिए इस रास्ते की बजाय अगर मैं पहले इधर जाऊं फिर सीढ़ियां चढ़ के जाऊं, अगर इस रास्ते को भी फॉलो करूं तो भी मुझे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध डब्लू काम ही करना पड़ेगा। क्या समझे इस बात से? इस बात से ये समझे कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया काम रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पे काम करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे बल जिनके विरुद्ध किया गया काम या जिनके द्वारा किया गया कार्य इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे, ऐसे बल क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव बल कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। अब अगला बल आता है विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब विद्युत आवेशों के बीच में या आवेशित कणों के बीच में लगने वाला जो बल है वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत आवेश जैसे आपको पता ही है कि दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा? पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो देखिए कि अगर एक आवेश धन आवेश है, दूसरा आवेश ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव धन आवेश हैं, अगर दोनों ही धन आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और इसी तरह से अगर दोनों ही ऋणात्मक आवेश है तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सजातीय आवेश है या समान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशों को हम विजातीय आवेश कहते हैं और समान आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश या विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ओके। अब देखिए जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में हमने न्यूटन गति का नियम पढ़ा था, इसी तरह से विद्युत चुंबकीय बलों के लिए जो है हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं। किसका नियम? कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ क्या होता है कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? R है, तो जो विद्युत चुंबकीय बल है F, देखिए ये कूलाम का आवेश, कूलाम का नियम कब लगता है? जब दोनों आवेश कहाँ हो? शिथिल अवस्था में हो। शिथिल अवस्था में हो तो जो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं हम। तो क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, तो विद्युत स्थिर बल जो है वो किसके बराबर होता है? तो एक बार इसके नाम को अगर आप एक बार भूल भी सकते हो प्लस वन लेवल पर, तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि जब दोनों आवेश जो है स्थिर अवस्था में है तब इनके बीच का जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक, या मैंने बताया था कि अनुक्रमानुपाती का निशान है, इसको आप बराबर में बदल सकते हो और यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर एक स्थिरांक लगता है। ओके,
वास्तव में ये जो सूत्र है ये और कुछ नहीं है, कूलाम का नियम ही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको साफ साफ लिखा भी है कि जब दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी r हो तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F जो है वो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम बराबर के सिंबल में बदल सकते हैं कि Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की, लेकिन मैं पढ़ा के आ रहा हूँ आपको विद्युत चुंबकीय बल। ठीक, तो वास्तव में यहाँ तो मैंने सिर्फ विद्युत बल की बात की थी, चुंबकीय बल की तो बात ही नहीं की। तो अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर कि अभी तो आप कह रहे थे कि आवेशों के बीच का बल विद्युत चुंबकीय बल है। तो वास्तव में जो गतिशील आवेश होते हैं, जो पॉइंट मैंने बताया उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो कि जो गतिशील आवेश होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है कि आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था कि जब किसी तार में से विद्युत धारा बहती है तो इसके चारों तरफ क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। विद्युत धारा क्या होती है, जब तार में से आवेश बहने लगेंगे, आवेश गति करेंगे तभी तो इसके चारों ओर क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये बात पढ़ी थी हमने 10वीं क्लास में, उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि गतिशील आवेश जो है वो चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। और ये भी था कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं या कोई ऐसा चालक रखते हैं जिसमें विद्युत धारा गुजर रही होती है, इसके ऊपर बल लगता है जिसके बेस पे विद्युत मोटर बनी थी। ठीक, अब दूसरी बात वही है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील आवेश बहता है तो उस आवेश पर भी क्या लगता है, बल लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब आवेश बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश बहेगा तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इसका मतलब जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव है वो अविच्छेद्य है, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जब आवेश गतिशील होगा तो वहाँ चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा ही होगा। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों प्रभाव क्या है, अविच्छेद्य है। इनकी हम डिटेल से स्टडी 12वीं क्लास में करेंगे। तो इसलिए इस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, लेकिन जो कूलाम का नियम मैंने अभी पढ़ाया था वो केवल तभी लगेगा जब आवेश कहाँ हो, स्थिर अवस्था में हो। ठीक, तो यहाँ से मेरे हिसाब से मेरी बात अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे कि आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल जो है विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक, फिर उसके बाद कूलाम का नियम आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि हमने इसको विद्युत चुंबकीय बल का नाम इसलिए दिया है। ठीक, अब विद्युत चुंबकीय बल के गुणों में जैसे यहाँ पर पहला गुण तो यही है कि आकर्षित भी करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। और दूसरा नियम यहाँ पर इनवर्स के लॉ का है कि बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का भी पालन करते हैं। बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने बताया था आपको। अब अगला अंतर क्या है कि अगला पॉइंट क्या है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत लंबी दूरी तक काम करते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल जो है वो इतनी ज़्यादा दूरी तक काम नहीं करते, अधिक दूरी तक प्रभावशाली नहीं होते हैं। ओके, और यदि हम दो प्रोटोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल देखें और विद्युत चुंबकीय बल देखें तो हम ये पाएंगे कि विद्युत चुंबकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है।
10⁻36 का मतलब 1 के आगे 36 जीरो, इतने गुणा जो है विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि प्रबल नाभिकीय बल कौन से होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कौन से होते हैं। उसके बाद जो है हम इन बलों, चार मूल बल जो हमने पढ़े थे उनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कितना स्ट्रांग होता है, कौन से का परास कितना होता है और रेंज कितनी होती है, किन किन के बीच में लगता है। फिर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि एकीकरण और न्यूनीकरण क्या होते हैं, और फिर बलों का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जो है मैं आपको संरक्षण के नियम बताऊंगा। ठीक, उससे अगले लेक्चर में इस चैप्टर के लास्ट में जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।